नमस्कार। आज हम प्रहार 2025 नोट्स के अध्याय 11 में दी गई जानकारी को खंगाल रहे हैं। इसका विषय है भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल। जी। ये वो मंच हैं जहां हमारे देश की दिशा तय करने वाले कानून बनते हैं और सरकार को अपने कामों का हिसाब देना होता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संसद असल में काम कैसे करती है, इसके पास कौन सी अहम शक्तियां हैं और आजकल इसे किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की तह तक चलते हैं। निश्चित रूप से। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संस्थाएं सिर्फ कानून बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं हैं। ये हमारे लोकतंत्र की जान है, वो जगह जहां जनता की आवाज गूंजनी चाहिए। आज हम यही देखेंगे कि ये अपनी इस अहम भूमिका को कितनी खूबी से निभा पा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं संसद के सबसे जाने माने काम से, कानून बनाना। जी। नए कानून लाना, पुरानों में बदलाव करना, यहाँ तक कि संविधान में संशोधन करना भी इसी दायरे में आता है। हाँ, ये तो है ही, लेकिन संसद का काम सिर्फ इतना नहीं है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार पे नजर रखना। अच्छा। प्रश्नकाल, शून्यकाल, बहस, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब हथियार हैं संसद के पास। इनके जरिए वो सरकार से सवाल पूछती है, उसकी नीतियों की समीक्षा करती है और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखती है, खासकर लोकसभा के मामले में। और पैसे का मामला? सरकार बिना संसद की इजाजत के खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हाँ। उस पर संसद का नियंत्रण होता है। बजट पेश करना, उस पर विस्तार से चर्चा करना, मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगे पारित करना, ये सब संसद की मंजूरी से ही होता है। सरकार कोई नया टैक्स भी बिना संसद की सहमति के नहीं लगा सकती। सही। ये वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी संसद की भूमिका होती है और कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं शायद। हाँ, चुनावी भूमिका तो है ही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी, साथ ही कुछ विशेष न्यायिक कार्य भी संसद करती है, जिसे राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू करना। अच्छा, महाभियोग। जी। और अगर संसद के विशेषाधिकारों का हनन होता है या उसकी अवमानना होती है तो वो सजा भी दे सकती है। तो ये तो हुई संसद की शक्तियां और काम। लेकिन आजकल अक्सर सुनने को मिलता है कि संसद की बैठकों के दिन कम हो रहे हैं। हाँ, ये बात उठती है। गंभीर बहस के बजाय हंगामा ज्यादा होता है और कई अहम बिल बिना गहन जांच पड़ताल के पास हो रहे हैं। क्या इन बातों में सच्चाई है? दुर्भाग्य से ये चिंताएं काफी हद तक सही हैं और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। मिसाल के तौर पर विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजने की प्रवृत्ति में भारी गिरावट आई है। देखिए, 14वीं लोकसभा में लगभग 60% और 15वीं लोकसभा में तो 71% बिल समितियों को भेजे गए थे। 71%? काफी ज्यादा था। हाँ, लेकिन 16वीं लोकसभा में ये आंकड़ा गिरकर 27% पर आ गया और 17वीं लोकसभा में तो ये सिर्फ 16% रह गया। सिर्फ 16%? जी, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि संसद की गुणवत्ता जांच प्रक्रिया यानी समितियां कमजोर हो रही हैं। 15वीं लोकसभा में 71% से 17वीं में सिर्फ 16%। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। इसका सीधा मतलब है कि कानून बिना गहरी पड़ताल के पास हो सकते हैं, जिनमें खामियां रहने का खतरा ज्यादा है। एकदम सही। इसके साथ ही संसद के सत्रों की अवधि और बैठकों की संख्या भी मतलब ऐतिहासिक रूप से कम हुई है। अच्छा। जैसे पहली लोकसभा की 677 बैठकें हुई थीं, जबकि 17वीं लोकसभा में सिर्फ 274 बैठकें हुई। काफी कम। हाँ, जब बहस और विचार विमर्श का समय ही कम होगा तो कानूनों की गुणवत्ता पर असर पड़ना स्वाभाविक है। और यूपीएससी 2024 के संदर्भ में भी यह सवाल उठा था कि कैबिनेट प्रणाली के मजबूत होने ने संसदीय सर्वोच्चता को कैसे प्रभावित किया है। क्या इसका भी असर है? तो संसद सदस्य कई बार खुलकर अपनी राय नहीं रख पाते। हाँ, दबाव रहता होगा। बिल्कुल। यह सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से हिचकिचाते हैं। सरकार अपने बहुमत के दम पर आसानी से बिल पास करवा लेती है, जिससे संसद की बहस और जांच पड़ताल वाली भूमिका कमजोर होती है। अध्यादेशों मतलब ऑर्डिनेंसेस का बढ़ता इस्तेमाल भी संसद के कानून बनाने की शक्ति को एक तरह से बाईपास करता है। तो क्या ये माना जाए कि संसद अब उतनी ताकतवर नहीं रही या अप्रासंगिक होती जा रही है? नहीं, ऐसा कहना शायद जल्दबाजी होगी और पूरी तरह सही भी नहीं। चुनौतियों गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन संसद के पास अब भी संवैधानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। अच्छा। कानून बनाने का अंतिम अधिकार उसी का है।
सरकार बिना उसकी मंजूरी के ना तो टैक्स लगा सकती है, ना पैसा खर्च कर सकती है। अनुच्छेद 265 यही कहता है। सही। और सबसे अहम, लोकसभा आज भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को गिरा सकती है। हाँ, ये तो है। हाल के वर्षों में भी हमने अविश्वास प्रस्ताव आते देखे हैं। तो संसद कमजोर जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं। उसकी संभावित शक्ति और संवैधानिक महत्व बरकरार है। चलिए, अब कुछ खास पहलुओं पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले संसदीय जांच यानी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। इसका मतलब क्या है और ये होती कैसे है? संसदीय जांच का सीधा मतलब है सरकार के कामकाज, उसकी नीतियों, उसके खर्चों पर बारीकी से नजर रखना और उनकी पड़ताल करना। ये लोकतंत्र में जवाबदेही तय करने का सबसे अहम तरीका है। तरीके क्या हैं इसके? इसके मुख्य साधन हैं सदन में होने वाली बहसें, प्रश्नकाल और शून्यकाल, जहां सदस्य सीधे मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं, और सबसे कारगर तरीका संसदीय समितियां। ये समितियां क्या काम करती हैं? हमने लोक लेखा समिति, पीएससी और प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी जैसे नाम सुने हैं। करती है खासकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी, सरकारी खर्चों में कैसे किफायत बढ़ती जा सकती है, इस पर सुझाव देती है। इनके अलावा विभागीय स्थायी समितियां DRSCs होती हैं, जो अलग अलग मंत्रालयों के बजट यानी अनुदान मांगों, उनसे जुड़े विधेयकों और उनकी नीतियों की विस्तार से जांच करती हैं। अच्छा। ये समितियां विधेयकों पर विशेषज्ञों और आम लोगों से भी राय लेती हैं। इन्हें एक तरह से मिनी पार्लियामेंट कहा जा सकता है, जहां विधेयकों की असल चीरफाड़ होती है। और यही वो चिंता जुड़ जाती है जिसका हमने पहले जिक्र किया कि बिल अब इन समितियों के पास कम भेजे जा रहे हैं। हाँ, तो इसका असर क्या होता है? असर सीधा और गंभीर है। जब बिल समितियों की गहन जांच से नहीं गुजरते, तो उनमें मौजूद खामियां या अनपेक्षित परिणाम पकड़ में नहीं आ पाते। कानून जल्दबाजी में बन सकते हैं, जो बाद में समस्या खड़ी करें या जिन्हें बार बार संशोधित करना पड़े। इससे न केवल कानून की गुणवत्ता गिरती है, बल्कि संसद की सरकार पर निगरानी रखने की क्षमता भी कमजोर होती है। इसी कड़ी में राज्यसभा की भूमिका पर भी बात करना दिलचस्प होगा। एक जमाने में जिसे सेकेंडरी हाउस या कभी-कभी मजाक में स्टेपनी टायर तक कहा जाता था। हाँ, कहा जाता था। क्या उसकी भूमिका में कोई बदलाव आया है? यूपीएससी 2020 में भी इससे जुड़ा सवाल था। निश्चित तौर पर बदलाव आया है, और काफी अहम बदलाव, खासकर गठबंधन सरकारों के दौर में, या जब सरकार का लोकसभा में तो बहुमत होता है पर राज्यसभा में नहीं। हाँ, तब स्थिति बदल जाती है। बिल्कुल, तब राज्यसभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो सरकार के लाए विधेयकों पर ब्रेक लगा सकती है, पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकती है, जैसा हमने कुछ साल पहले भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के मामले में देखा था। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और इसमें कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से मनोनीत विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं, जिनकी विशेषज्ञता नीति निर्माण को बेहतर बनाती है। इसकी सेलेक्ट कमेटियां भी कई बार विधेयकों की बहुत गहराई से जांच करती हैं। अच्छा। तो हाँ, राज्यसभा अब सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं रही, बल्कि विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संतुलन और पुनर्विचार का काम करती है। अगला अहम मुद्दा है संसदीय विशेषाधिकार, मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये क्या होते हैं और सांसदों को ये क्यों दिए जाते हैं? संसदीय विशेषाधिकार सांसदों और संसद की समितियों को मिले कुछ खास अधिकार, छूट और बचाव हैं। इनका मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वे बिना किसी डर या बाहरी दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। संविधान के अनुच्छेद 105 संसद के लिए और 194 राज्य विधानमंडलों के लिए इनमें इनका जिक्र है। सबसे महत्वपूर्ण है सदन के अंदर पूरी आज़ादी से बोलने का अधिकार। सदन में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के लिए उन पर किसी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने सीता सोरेन मामले 2024 में इस पर एक बड़ा फैसला दिया है। वो क्या था? हाँ, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने अपने ही एक पुराने फैसले PV नरसिम्हा राव मामला, जो 1998 का था, उसे पलट दिया। अच्छा, पलट दिया? जी, कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई सांसद या विधायक सदन में वोट देने या कुछ बोलने के लिए रिश्वत लेता है, तो उसे आपराधिक मुकदमे से कोई छूट या इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। यानी रिश्वत ली तो छूट नहीं? बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेना संसदीय काम का हिस्सा नहीं है और ये विशेषाधिकार के दायरे से बाहर है। ये फैसला संसदीय नैतिकता और जवाबदेही के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है।
क्या इन विशेषाधिकारों को लेकर कोई और विवाद या समस्या भी है? एक बड़ी और पुरानी समस्या ये है कि इन विशेषाधिकारों को आज तक संहिताबद्ध नहीं किया गया है, मतलब कोडिफाई नहीं किया गया। हाँ, कोडिफाई नहीं किया गया मतलब? हाँ, मतलब इन्हें एक साफ सुथरे कानून की शक्ल नहीं दी गई है। संविधान ने ये काम संसद पर छोड़ा था, लेकिन संसद ने अब तक ऐसा नहीं किया। इसके कारण कई बार अस्पष्टता बनी रहती है और इनके दुरुपयोग की आशंका भी। ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोई बात विशेषाधिकार के दायरे में आती है या नहीं। अब आते हैं एक बहुत ही चर्चित और अक्सर विवादों में रहने वाले कानून पर, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी संविधान की 10वीं अनुसूची। जी, इसे लाया क्यों गया था? इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए लाया गया था। उस दौर में आयाराम गयाराम की राजनीति बहुत आम हो गई थी, यानी विधायक और सांसद बड़ी आसानी से अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, जिससे सरकारें अस्थिर हो जाती थीं। हाँ, वो दौर तो था। तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य इसी दल बदल को रोकना, राजनीतिक निष्ठा को बढ़ावा देना और सरकारों को स्थिरता प्रदान करना था। और ये काम कैसे करता है? मतलब किन वजहों से किसी सदस्य की सदस्यता जा सकती है? कानून के मुताबिक अगर कोई चुना हुआ सदस्य खुद अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, स्वेच्छा से, हाँ, या सदन में पार्टी व्हिप यानी पार्टी के आधिकारिक निर्देश के खिलाफ जाकर वोट करे, या वोटिंग से गैर हाजिर रहे। व्हिप के खिलाफ जाना? हाँ, और पार्टी उसे 15 दिन में माफ न करे तो उसकी सदन की सदस्यता खत्म हो सकती है। निर्दलीय सदस्य अगर जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए, या मनोनीत सदस्य शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल हो, तो वो भी अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। सुनने में तो ये राजनीतिक स्थिरता के लिए अच्छा लगता है, फिर इसकी इतनी आलोचना क्यों होती है? आलोचना के कई कारण हैं और काफी गंभीर कारण है। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये कानून सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके विवेक की आवाज को दबाता है। अच्छा, कैसे? उन्हें मजबूरन पार्टी लाइन पर ही चलना पड़ता है, भले ही वो किसी मुद्दे पर अलग राय रखते हों या वो मुद्दा उनके चुनाव क्षेत्र के हितों के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये तो दिक्कत है। इससे सदन की बहसें महज औपचारिकता बन जाती हैं और कानून बनाने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल भावना के भी खिलाफ जाता है, जहां एक प्रतिनिधि को मुख्य रूप से अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, न कि सिर्फ पार्टी आला कमान के। और इसमें सदन के अध्यक्ष मतलब स्पीकर की भूमिका भी अक्सर विवादों में रहती है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का फैसला करने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या सभापति को दिया गया है। क्योंकि पीठासीन अधिकारी आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी से ही होते हैं, उनकी निष्पक्षता पर अक्सर सवाल उठते हैं। आरोप लगते हैं पक्षपात के, सत्ताधारी दल के सदस्यों से जुड़ा हो। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में जो हुआ 2022 से 24 तक और हिमाचल प्रदेश में 2024 में दल बदल और स्पीकर की भूमिका को लेकर जो घटनाक्रम हुए, हाँ, काफी खबरें थीं। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, वो इस समस्या को उजागर करते हैं। तो क्या इस कानून में सुधार के लिए कुछ रास्ते सुझाए गए हैं? हाँ, कई सुझाव आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद किहोतो होलोहान मामले 1992 में कहा था कि स्पीकर का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। ओके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि फैसला आने के बाद ही समीक्षा हो सकती है। एक सुझाव ये है कि अयोग्यता का फैसला करने की शक्ति स्पीकर से लेकर किसी स्वतंत्र संस्था जैसे चुनाव आयोग या एक विशेष न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल को सौंप दी जाए। दिनेश गोस्वामी समिति ने भी यही सिफारिश की थी। अच्छा, कोई स्वतंत्र संस्था? जी, ये भी सुझाव है कि स्पीकर के लिए फैसला लेने की एक तय समय सीमा होनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि व्हिप का इस्तेमाल सिर्फ सरकार के अस्तित्व से जुड़े मुद्दों जैसे विश्वास मत या बजट तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। बाकी मामलों में सदस्यों को अपनी राय रखने की छूट हो। दल बदल करने वालों को कुछ समय के लिए मंत्री पद या अन्य लाभ के पद लेने से रोकने का सुझाव भी दिया गया है। आपने स्पीकर की भूमिका का जिक्र किया। दल बदल के फैसले के अलावा लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की और क्या खास भूमिकाएं हैं और उनकी निष्पक्षता को लेकर क्या चुनौतियां हैं? लोकसभा अध्यक्ष सदन का मुखिया और उसका प्रतीक होता है। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना, नियमों की व्याख्या करना, सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना उनकी मुख्य जिम्मेदारी है। वो तय करते हैं कि कौन सदस्य कब बोलेगा, प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं और वोटों का परिणाम घोषित करते हैं।
एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति ये है कि कोई विधेयक, धन विधेयक मतलब मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला स्पीकर ही करते हैं और उनका फैसला अंतिम माना जाता है। ये तो बड़ी शक्ति है। हाँ, वे सदन की समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं और सदस्यों के विशेषाधिकारों के संरक्षक भी होते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, सबसे बड़ी चुनौती उनकी निष्पक्षता बनाए रखने की है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी दुविधा है। स्पीकर का पद बहुत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित है, लेकिन वे चुने तो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर ही जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। सत्ताधारी दल का सदस्य होने के नाते उन पर अपनी पार्टी के प्रति झुकाव रखने या उसके हितों को साधने का दबाव हो सकता है। सदन में व्यवस्था बनाए रखने, नियमों की व्याख्या करने या सदस्यों को बोलने का मौका देने जैसे मामलों में उनके फैसलों पर पक्षपात के आरोप लग सकते हैं। ये सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसे के लिए अच्छा नहीं है। क्या इस चुनौती से निपटने के लिए कोई मॉडल या सुझाव है? जैसे ब्रिटेन में कुछ अलग व्यवस्था है शायद। हाँ, ब्रिटेन का मॉडल अक्सर उदाहरण के तौर पर दिया जाता है। वहाँ एक परंपरा है, एक बार अध्यक्ष हमेशा अध्यक्ष, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब है कि एक बार कोई सदस्य स्पीकर चुन लिया जाता है तो वो अपनी पार्टी से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे देता है। अगले चुनाव में मुख्य पार्टियां आमतौर पर उसके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारती, जिससे उसका निर्विरोध चुना जाना आसान हो जाता है। दिलचस्प है। इससे स्पीकर की निष्पक्षता काफी हद तक सुनिश्चित होती है। भारत में भी कई बार ये सुझाव दिया गया है कि स्पीकर चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दें और उनके चुनाव क्षेत्र को अगले चुनाव के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। सही। साथ ही जैसा दलबदल के संदर्भ में कहा गया, अयोग्यता का फैसला करने की शक्ति स्पीकर से लेकर किसी स्वतंत्र संस्था को देना भी उनकी भूमिका को कम विवादास्पद बना सकता है। एक और जरूरी पहलू है संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। नोट्स के हिसाब से भारत में स्थिति क्या है और इसे बेहतर करने के लिए क्या सोचा जा रहा है? स्थिति सच कहूं तो बहुत उत्साहजनक नहीं है। भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्विक औसत से तो कम है ही, कई छोटे और कम विकसित देशों से भी पीछे है। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा थी, करीब 14%, लेकिन ये भी दुनिया के मानकों के हिसाब से काफी कम है। सिर्फ 14%? और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू किया था। हाँ, वो तो हुआ था। जो कई राज्यों में अब 50% है। उससे जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व काफी उभरा है, पर यह सफलता अभी संसद और विधानसभाओं तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। और ये प्रतिनिधित्व बढ़ना जरूरी क्यों है? सिर्फ बराबरी के लिए या इसके कुछ और भी फायदे हैं? ये सिर्फ लैंगिक समानता का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की सेहत और नीतियों की गुणवत्ता के लिए भी बेहद जरूरी है। अच्छा, कैसे? अनुभव बताता है कि महिला प्रतिनिधि अक्सर उन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देती हैं जो समाज के लिए अहम हैं, लेकिन पारंपरिक राजनीति में पीछे छूट जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा। उनके अलग अनुभव और नजरिए से नीतियां ज्यादा समावेशी और असरदार बन सकती हैं। इसे सुधारने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, आरक्षण के अलावा? संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण एक बड़ा कदम हो सकता है, जिसके लिए हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित भी हुआ है। हाँ, वो कानून तो आया है। बिल्कुल। हालांकि इसके लागू होने में अभी जनगणना और परिसीमन की शर्तें हैं, लेकिन सिर्फ आरक्षण ही काफी नहीं है। राजनीतिक दलों को अपने संगठन के अंदर लोकतंत्र मजबूत करना होगा और महिलाओं को निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में लाना होगा। चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को वित्तीय और सांगठनिक मदद देना, उन्हें ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। स्थानीय निकायों में जो सफल महिला नेता उभरी हैं, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। सही। कुछ देशों में जिपर सिस्टम जैसे तरीके अपनाए जाते हैं, जहां पार्टियों को अपनी उम्मीदवार सूची में बारी-बारी से महिला और पुरुष उम्मीदवारों को रखना होता है। ऐसे नए तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है। तो हमने संसद के कामकाज, उसकी शक्तियों और चुनौतियों पर काफी विस्तार से बात की, लेकिन ये सब जानना एक आम नागरिक के लिए क्यों जरूरी है? ये मुद्दे हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे छूते हैं? देखिए, ये बहुत सीधा सा सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही सीधा है। संसद और विधानसभाएं ही वो जगह हैं जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे लिए कानून बनाते हैं। हाँ, हमारी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और सरकार से हमारे हक में सवाल पूछते हैं।
वहाँ जो भी कानून बनता है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से, रोजगार से, पर्यावरण से, टैक्स से या हमारी सुरक्षा से, उसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। बिल्कुल। अगर संसद ठीक से काम नहीं करती, अगर वहाँ गंभीर बहस नहीं होती, अगर कानूनों की सही जांच नहीं होती, तो खराब कानून बन सकते हैं, सरकार बेलगाम हो सकती है और आखिर में नुकसान आम नागरिक का ही होता है। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि हमारी चुनी हुई संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं। तभी हम अपने प्रतिनिधियों को सही मायने में जवाबदेह बना सकते हैं। तो आज हमने प्रहार 2025 नोट्स के अध्याय 11 के आईने में भारतीय संसद और विधानमंडलों की दुनिया को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कानून बनाने से लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने तक ये संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की रीढ़ हैं। हाँ, और हमने ये भी देखा कि तस्वीर मिली जुली है। एक तरफ संसद के पास अपार संवैधानिक शक्तियां हैं, तो दूसरी तरफ कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। सही कहा। जैसे संसदीय जांच का कमजोर होना, बैठकों का कम होना, दल बदल कानून से जुड़े पेचीदा सवाल, स्पीकर की निष्पक्षता पर संदेह और महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। राज्यसभा की बढ़ती भूमिका भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये साफ है कि संसद की प्रभावशीलता कोई स्थिर चीज नहीं है। इसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशों और सुधारों की जरूरत है। बिल्कुल। चाहे वो समितियों को सशक्त करना हो, दल बदल कानून पर फिर से विचार करना हो, या स्पीकर के पद को और निष्पक्ष बनाने के तरीके खोजना हो। बिल्कुल। और इन सुधारों के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ हम सब की, यानी नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। और अब जाते जाते आज का एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में राजनीतिक दल के अनुशासन और एक चुने हुए प्रतिनिधि की अपनी अंतरात्मा की आवाज या अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के प्रति जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन कैसे साधा जाए? बहुत अहम सवाल है ये। दल बदल विरोधी कानून जैसे नियम इस नाजुक संतुलन को किस तरह प्रभावित करते हैं, और क्या मौजूदा व्यवस्था में किसी बदलाव की गुंजाइश है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।